Bismillahirrahmanirrahim. In today's video, we are going to talk about combustion analysis for empirical formula. यानी जो empirical formula है वो हम कैसे फाइंड करते हैं with the help of combustion analysis. तो combustion का मतलब होता है जलाना, यानी हम जो कंपाउंड हमें दिया गया होगा हम उसे जलाकर जो है उसका empirical formula फाउंड करेंगे. तो लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था empirical फार्मूला के बारे में. हमने पढ़ा था कि हम इंपेरिकल फार्मूला को कैसे फाइंड करते हैं. यानी पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि अगर हमें जो एक कंपाउंड के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं, लेट्स सपोज मेरे पास एक कंपाउंड था, उसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अगर कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम्स की परसेंटेज दी हुई हो तो उसको यूज करके हम इंपेरिकल फार्मूला फाइंड कर लेते थे. मिसाल के तौर पर हम कैसे करते थे कि सबसे पहले हम परसेंटेज को तब्दील करते थे ग्राम्स के अंदर, फिर ग्राम्स को मोल्स के अंदर, और फिर मोल से हम एटॉमिक रेशियो मालूम करते थे. और अगर एटॉमिक रेशियो सिंपल होल नंबर होती थी तो हमें देती थी इंपेरिकल फार्मूला, और अगर होल नंबर नहीं होती थी तो हम इसको किसी सूटेबल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके जो है हम अपना इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करते थे. तो ये तो था जब हमें परसेंटेज कंपोजिशन एलिमेंट्स की दी गई हुई थी. अगर हमें सिर्फ कंपाउंड दिया जाए, यानी कोई भी हमें एक अननोन कंपाउंड दे दिया जाए, उसकी परसेंटेज नाम बताई जाए और हमें कहा जाए कि आप जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम फाइंड करेंगे कंबस्टन एनालिसिस की मदद से. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कंबस्टन एनालिसिस क्या होता है. तो कंबस्टन एनालिसिस के अंदर हम सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं, यानी सैंपल जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है. तो हम उस कंपाउंड को एक कंबस्टन ट्यूब के अंदर लेते हैं और कंबस्टन ट्यूब को जो है हम इस फर्नेस के अंदर डाल देते हैं. ठीक है, जो हमारे पास सैंपल दिया गया है कंपाउंड का, हम उसको एक कंबस्टन ट्यूब के अंदर लेते हैं. ये हमारे पास है कंबस्टन ट्यूब, और इस कंबस्टन ट्यूब को हम एक फर्नेस यानी एक भट्टी के अंदर प्लेस कर देते हैं. ये जो है होल हमारे पास एक भट्टी है और इसके अंदर जो कंपाउंड है कंबस्टन ट्यूब के अंदर वो हमने रखा हुआ है, और यहाँ से जो है हम ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं. तो हम करते क्या है कि इस कंपाउंड को जलाते हैं, ऑक्सीजन के एक्सेस की मौजूदगी में कंपाउंड को जलाते हैं, यानी जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो जब जलाते हैं तो होता क्या है कि कंपाउंड के अंदर जो कार्बन होती है वो तब्दील हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, और जो हाइड्रोजन होती है वो तब्दील हो जाती है H2O वेपर्स, पानी के वेपर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ही इतना ज़्यादा होता है कि पानी के जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो फौरन वेपोराइज हो जाते हैं. ठीक है, और डेफिनेटली जो ऑक्सीजन पैदा हुई है, ऑक्सीजन जो थी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, और हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसने वाटर बनाया. तो हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि ये जो गैसें हमारे पास प्रोड्यूस हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स, तो हम इनको एक दूसरे चैम्बर से गुजारते हैं, यानी हम इनको पास करते हैं एक चैम्बर से, जो कि क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम परक्लोरेट. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास कंबस्टन के नतीजे में गैसेस प्रोड्यूस हुई, हमने उनको एक चैम्बर में से गुजारा जिसके अंदर था मैग्नीशियम परक्लोरेट. और जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है इसकी भी हमने मखसूस मिकदार लेनी है, यानी एक डिटरमाइंड अमाउंट, यानी जो मिकदार हमें मालूम है वो लेनी है. फॉर एग्जांपल हमने 10 ग्राम लिया है मैग्नीशियम क्लोराइड. तो अब मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है कि जब इसमें से ये दोनों गैसेस गुजरती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वेपर्स, जब इसमें से गुजरते हैं तो ये मैग्नीशियम परक्लोराइड जो है पानी के वेपर्स को अपने अंदर जज्ब कर लेता है. ठीक है, जब जज्ब किया तो डेफिनेटली इसका जो मैस है वो बढ़ जाएगा ना, पहले 10 था तो अब जो है कुछ बढ़ जाएगा उससे. अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, यानी वाटर के वेपर्स जो थे वो इधर एब्जॉर्ब हो गए. अब हमारे पास बच गए कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम आगे पास ऑन करते हैं एक दूसरे चैम्बर के अंदर, जहां पे जो है 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, और जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है हमने इसकी भी एक मखसूस मिकदार लेनी, यानी वो मिकदार जो हमने वे करके ली है. लेट्स सपोज हमने 10 ग्राम ली है. तो ये 50% KOH क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई उसको जो है 50% KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया. अब जो है दोनों ही गैसें जो है वो
एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो अब हम आगे क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट है इसका हम वजन करते हैं। यानी जो मैग्नीशियम परक्लोरेट गैसेस जज्ब होने के बाद हमारे पास बनी है इसको हम लेते हैं और इसका वजन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसका वजन आया है 11.0398 ग्राम। 11.0389 ग्राम। ठीक है, तो चूंकि इसमें 10 ग्राम तो ऑलरेडी हमने लिया था ना MgCl4, तो बाकी जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कितनी होगी 11 में से अगर हम जो उसका मैथ था ऑलरेडी पहले मैथ था वो माइनस करें 10, तो हमारे पास कितना बनेगा ये होगा 1.0389 ग्राम। तो ये जो मिकदार है ये हमारे पास प्रोड्यूस हुई है वाटर की। इसी तरह जो है अब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो पैदा हुई है वो मालूम करते हैं। तो लेट्स सपोज के जो इधर से हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होने के बाद जो लिया तो इसका वेट हमारे पास आया 10.6369 ग्राम। कितना वेट आया 10.6369 ग्राम। इस टोटल 50% KOH का वेट आया, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो पहले प्योर जो हमारे पास 50% KOH है उसका वजन कितना था 10। तो अब हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वेट हमारे पास कितना आएगा 0.6369 ग्राम। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार भी मालूम हो गई है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार मालूम हो गई है कितने ग्राम है, और H2O यानी वाटर की जो मिकदार है वो भी मालूम हो गई है। अब हम जो है इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हुए परसेंटेज फाइंड करेंगे, परसेंटेज कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो ये जो है हमारे पास अमाउंट प्रोड्यूस हुई थी वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अब हम इसकी मदद से जो है परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसका फार्मूला है मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन प्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास तजर्बे से मतलब हमें मालूम हुई है वो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को उस चीज में ज़ाहिर किया है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जरा इस फार्मूले को समझने का ये फार्मूला कैसे आया है। तो स्टूडेंट्स हमें जो है एक्सपेरिमेंटली मास फाइंड हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, यानी इस फैक्टर को एक्सक्लूड करते हुए 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो परसेंटेज आती है वो होती कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। अब चूंकि हमने परसेंटेज जो फाइंड करनी है वो कार्बन की फाइंड करनी है, CO2 की नहीं फाइंड करनी, तो इसलिए जो है हमने इस दरमियान में ये फैक्टर ऐड किया है 12 डिवाइडेड बाय 44। ये फैक्टर जो है शो करता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम है उसके अंदर जो कार्बन है वो कितना होता है 12 ग्राम होता है। अब अगर हम इसके अंदर डेटा पुट करें तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ था हमारे पास, तो वो था 0.6369 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना लिया था हमने, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिया था 0.5439 ग्राम, 0.5439
ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 और इस होल को हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 100 के साथ हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो परसेंटेज के लिए हमेशा हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो है मुझसे एक मिस्टेक हुई है, डेफिनेटली कर तो हम फर्ज रहे हैं लेकिन फिर भी जो है मैं जो है ना कैलकुलेशन वही यूज़ कर रहा हूँ जो कि हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर दी हुई है। इस तरह से जो है हमें कैलकुलेशन के अंदर जो है आसानी होगी। आप ये वाली भी जो है अमाउंट्स यूज़ कर सकते हैं, बट गलती जो मुझे ये हुई है कि यहाँ पर जो अमाउंट थी H2O की वो थी 0.639 ग्राम, ये अमाउंट थी, और कार्बन डाइऑक्साइड की थी ये। तो हम यहाँ पर जो है करेक्शन कर लेते हैं। तो मैस ऑफ कार्बन क्या था फार्मूला, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है 1.0389 ग्राम। .0389 को हम 9 लिख सकते हैं, 1.039 ग्राम। और जो कंपाउंड टोटल मास था यानी कंपाउंड का जो हमने लिया था वो था 0.5439 ग्राम, और मल्टीप्लाई हमने किया है 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम इसको सोल्व करें तो यह हमारे पास आता है 52 पॉइंट समथिंग 52.108। इसी तरह से जो है हम अब परसेंटेज फाइंड करते हैं हाइड्रोजन की। ये जो है हमारे पास परसेंटेज आ गई है कार्बन की। अब जो है हम परसेंटेज फाइंड करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिखते हैं। जब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड कर रहे हैं तो हम ऊपर मैस कौन सा रखेंगे, डेफिनेटली जो हमारे पास मैस है वो हम रखेंगे H2O का। तो H2O का मैस कितना है, H2O का मैस था 0.6369 ग्राम। और फिर अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है 13.11%। अब 2 परसेंटेज जो है वो हमें फाइंड हो रही है, कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी, ठीक है। कार्बन की जो थी हमारे पास आई थी 52.108 और जो हाइड्रोजन है वो है 13.11। अब बाकी हमारे पास रह गई है ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है ये हम फाइंड करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। अब जो है 2 तो परसेंटेज हमें फाइंड हो गई थी, कार्बन की और हाइड्रोजन की, पीछे हमने फार्मूला की वजह से फाइंड की। बाकी रह गई थी ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम फाइंड करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस के जरिए। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, फॉर एग्जांपल एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो परसेंटेज का सम होता है, यानी एक कंपाउंड है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके परसेंटेज का जो सम होता है वो हमेशा 100 के इक्वल होता है। यानी परसेंट कार्बन प्लस परसेंट हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100। अब हमने जो कि ऑक्सीजन की परसेंटेज फाइंड करनी है, ऑक्सीजन को हम इस साइड पे रहने दें और बाकी इस वाले फैक्टर को अगर हम उठा के उस साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाता है 100 माइनस ये वाला फैक्टर, ठीक है। और फिर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो कार्बन की वैल्यू क्या है 52.108 जमा हाइड्रोजन की वैल्यू थी हमारे पास 13.11%। और इसको अगर हम सोल्व करें
तो हमारे पास आता है 34.77%। तो अब जो है हमें तीनों परसेंटेजेस फाइंड हो गई हैं, कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी, ऑक्सीजन की भी। तो अब इन परसेंटेज को यूज करते हुए हम इंपीरिकल फार्मूला जो है फाइंड करते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है जिस तरह हमने पिछली वीडियो के अंदर परसेंटेज के जरिए इंपीरिकल फार्मूला मालूम किया था। वहां पर क्या था कि हमें जो परसेंटेज थी गिवन थी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज जो थी गिवन थी, इसको यूज करके हम फार्मूला फाइंड करते थे। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, इस परसेंटेज को हमने खुद फाइंड किया है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है इसको हमने खुद फाइंड किया है कंबशन एनालिसिस की मदद से, और फिर इस परसेंटेज को इस्तेमाल करते हुए हम इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कल वाला लेक्चर कि किस तरह जो है हम इन परसेंटेज को यूज करते हुए इंपीरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस तरफ लिखते हैं एलिमेंट का नाम। एलिमेंट हमारे पास कौन से थे, कार्बन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। फिर उससे आगे दूसरे खाने में लिखते हैं हम इनकी परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज कितनी थी, कार्बन की 52.108, हाइड्रोजन 13.11% एंड ऑक्सीजन 34.7%। सो दिस इज द डाटा गिवन टू अस। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इन परसेंटेज को ग्राम्स के अंदर तब्दील करते थे। लेट्स सपोज अगर हमारे पास 100 ग्राम कंपाउंड था तो 100 ग्राम का 52.108% कितना होगा, 52.18 ग्राम होगा। ठीक है, इस तरह ये क्या होगा 13.11, ये भी ग्राम होगा और ये भी ग्राम बन जाएगा। अब इसको हमने क्या करना है, ग्राम एटॉमिक मास या मोल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मोल्स के लिए कन्वर्ट करने के क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास मास है इसको अगर हम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें, 52.108 को कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, जो क्या आता है 4.34। इसी तरह हाइड्रोजन 13.11 डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक मास है वो है 1, तो ये आएगा 13.11। वन 1.008 होता है अगर हम प्रिसाइजली देंगे। तो हम अगर इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा 13.01। इस तरह जो ऑक्सीजन है 34.77 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.17। अब आगे हम क्या करते थे, ये जो हमें दी गई है मोल्स दिए गए हैं, इनको हम एटॉमिक रेशियो में तब्दील करते हैं। तो एटॉमिक रेशियो में तब्दील करने के लिए हम क्या करते थे कि इन सब मोल्स को हम सबसे छोटे नंबर ऑफ मोल्स में पे डिवाइड करते थे। यानी हम पहले सबसे देखते हैं कि इसके अंदर सबसे छोटा मोल कौन सा है, तो कौन सा ये वाला। अब इन सब को जो है इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे एटॉमिक रेशियो। तो 4.34 इसको डिवाइड करें 2.17 के ऊपर, यही है ना, इस वाले मोल को हमने डिवाइड किया सबसे छोटे मोल के ऊपर, तो ये हमारे पास जवाब आएगा 2। इसी तरह 13.01 को हमने डिवाइड किया 2.17, तो आंसर आएगा 6। इसी तरह 2.17 को 2.17 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब चूंकि ये जो रेशियो है एटम्स की 2, 6 और 1 ये होल नंबर है, तो इसलिए हमें अब मजीद जो है इनको किसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर ये फ्रैक्शन में होती तो फिर हम इनको किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास रेशियो जो है सिंपल होल नंबर आ जाए। तो इंपीरिकल फार्मूला क्या होगा, सी कार्बन की कितनी एटम है 2, तो क्या हो जाएगा C2H6 because there are 6 atoms of hydrogen and oxygen is 1, तो डेफिनेटली 1 को हम नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा C2H6O। So this is it from today's lecture. I will see you tomorrow with another video.